हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संसाधन और विकास। 10th क्लास में जो समाज विज्ञान वाला पोर्शन है उसमें भूगोल का ये चैप्टर है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। संसाधन और विकास। संसाधन क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसाधन क्या होता है। संसाधन वे वस्तुएं होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं, सहायता करती हैं, यानी कि वो संसाधन कहलाते हैं। जो हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो रोजमर्रा की ज़रूरतें हों और हर तरह की जो ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए जो हमारी आवश्यकताओं को जो पूरा करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। और उनका उपयोग तकनीकी ज्ञान के साथ किया जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी का उसमें उपयोग किया जाता है और वो जो है संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल है, मृदा है, खनिज पदार्थ हैं और वन है, मनुष्य है, ये सारी चीजें जो है क्या है? संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, जो कि मनुष्य की जीवन में किसी भी देश के विकास में, मनुष्य के विकास में और किसी भी क्षेत्र के विकास में रिसोर्सेज बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। जहां पर रिसोर्सेज अच्छे होते हैं वहां पर डेवलपमेंट अच्छा होता है, और जहां रिसोर्सेज नहीं होते वहां पर डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता। वो देश जिन्होंने अपने संसाधनों पर पूरी तरीके से उन्होंने अपना जो है संसाधनों पर कंट्रोल कर लिया है और उनको विकसित कर लिया है, वो देश अब जो है विकसित राष्ट्र हो गए हैं और विकासशील से वो जो है विकसित देश बन गए हैं। ऐसे ही जो देश जो है धीरे धीरे अपने देशों के जो संसाधन हैं उन पर काम कर रहे हैं, उनकी नए नए संसाधन खोज रहे हैं, जिससे जो है आने वाले समय में दिक्कतें ना आए, वो विकसित राष्ट्र होने की तरफ अग्रसर हैं और वो सभी देश विकासशील देश कहलाते हैं। अब ये जो है संसाधनों के प्रकार जो है कई तरह के प्रकार होते हैं। संसाधन जो होते हैं उनमें जो है सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर होता है सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में है जल, वायु, खनिज पदार्थ, वन और पर्वत, यानी जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है बनाने में उन्हें, वो सारे ही प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और वो जो है किसी भी देश के नव निर्माण में, किसी भी देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस देश के पास अच्छे प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो राष्ट्र अच्छा होता है, वहां की जो है सारी जो चीजें होती हैं वो उस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड होती हैं। दूसरा है यानी कि जल, वायु, खनिज पदार्थ जहां पर ज्यादा अच्छे होंगे, यानी कि जहां पर वायु अच्छी होगी, खनिज अच्छे होंगे, वन ज्यादा से ज्यादा होंगे, वहां पर जो है अच्छा उस क्षेत्र का विकास होगा। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। जिन संसाधनों को मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, जिनमें मानव का पूरा हाथ होता है बनाने में, प्रकृति का कोई उसमें वो नहीं होता, प्रकृति का सहायता ली जाती है, लेकिन मनुष्य का प्रमुख स्थान होता है उन्हें बनाने के लिए, वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे मशीनें हैं और जो है क्या कहते हैं, मशीनें हैं, इमारतें हैं, ये सारी चीजें जो है वो क्या कहलाती हैं? पुल है, बांध है, ये सारी चीजें जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। उनमें जो है मनुष्य का मुख्य रूप से हाथ होता है। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के संसाधन होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन जो मनुष्य के द्वारा जिनको बनाया गया है। दूसरा है नवीकरणीय के आधार पर। नवीकरणीय के आधार पर क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक होता है उनमें नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय, यानी कि नॉन रिन्यूएबल होता है और एक होता है रिन्यूएबल। यानी रिन्यूएबल क्या होता है? रिन्यूएबल होता है जिसको जो है एक बार क्या कहते हैं समाप्त होने के बाद दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। आजकल जो जितने भी देश हैं वो नवीकरणीय संसाधनों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनसे जो है आने वाले समय में नई नई रिसर्च की जा रही है और उन्हें उपयोग में लाया जाता है। जितने भी नवीकरणीय संसाधन है उन्हें उपयोग में लाया जा रहा है।
उनमें सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है नवीकरणीय संसाधन में है, जैसे सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा है, और जो है जल है, पवन ऊर्जा है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब सारी चीजें जो प्रकृति ने हमें दी हैं, और जो मतलब ऐसी चीजें हैं जो एक बार समाप्त होने दोबारा बन सकती हैं। जैसे सूर्य की रोशनी है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, और जो है जल है, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आज जो है सूरज से हमने जो है अपने सोलर सिस्टम से एनर्जी प्राप्त की है, हमारे यहाँ अगर सोलर सिस्टम लगा हुआ है और हमने उससे जो है सौर ऊर्जा के माध्यम से अपने जितने भी घर के संसाधन है हमको प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग किया है, कल को अगले दिन जो है उनको दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे कहलाते हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कोयला है, पेट्रोल है, यानी कि इन्हें जो है सीमित मात्रा में जो है प्रयोग कर सकते हैं इनका, और इन्हें यह है जो एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा जो है प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है ना, मिट्टी का तेल है, केरोसिन ऑयल है, ये सारी चीजें, गैस है, ये जब एक बार समाप्त हो जाएंगी, अनवीकरणीय संसाधन जब एक बार की समाप्त हो जाते हैं तो इन्हें दोबारा मतलब एकदम से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोयला है, ये पेट्रोल है, ये सब जो तेल वगैरह निकलता है जमीन से, इसे तैयार होने में करोड़ों साल लगते हैं। अब इसे करोड़ों साल बाद हमें जो है दोबारा से वो प्रक्रिया होगी, कोई चीज जमीन के अंदर दबेगी, उसमें जो है फिर क्रिया होगी, उसके बाद करोड़ों साल में वो जो है हमें प्राप्त होता है। तो ये जो अनवीकरणीय संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये सीमित मात्रा में समाप्त हो जाते हैं, तो ये दोबारा से जो है हमें एकदम से प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए आजकल जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी चीजें बना रही है, किस पे बना रही है? सौर ऊर्जा पे बना रही है ना, और जो है पवन ऊर्जा पे बना रही है ना। ये जो है जो पुरानी चीजें चली आ रही थी, कोयले से जिसका प्रयोग हो रहा था, या जो है पेट्रोल से जिसका प्रयोग हो रहा था, उन चीजों को जो है धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, और जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जो है जा रहे हैं, धीरे धीरे जो है हम जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है नवीकरणीय संसाधन, हर देश के जितने भी देश हैं सभी का मुख्य जो ध्यान है वो नवीकरणीय संसाधनों की तरफ वर्तमान समय में है। तीसरा क्या है? उपयोग की अवस्था के आधार पर। उपयोग की अवस्था के आधार पर कौन कौन से संसाधन होते हैं? जैसे संभववाद संसाधन, यानी कि जिनका अभी उपयोग नहीं हुआ है। संभववाद का मतलब जिन संसाधनों का उपयोग अभी नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में उन संसाधनों का उपयोग होने की संभावना है, वो संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद है अगला विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग तकनीकी रूप से किया जा रहा है वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। टेक्नोलॉजी के रूप में जिनका प्रयोग किया जा रहा है वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं? मेन जो होते हैं इनमें सबसे जरूरी जो है चार ही होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और नवीकरणीय और अनवीकरणीय। लेकिन उसके बाद भी हम समझ लेते हैं, नीचे वाला है स्वामित्व के आधार पर कौन सा होता है? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन कहता है जो मतलब किसी का निजी खेत है, अपनी उसकी निजी संपत्ति है, वो उसका व्यक्तिगत संसाधन स्वामित्व के आधार पर कहलाता है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, जो पूरी एक कम्युनिटी के लिए जो संसाधन है वो क्या कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन कहलाता है। उसमें क्या हो सकता है? जैसे कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, और जो है पोखर है, ये सारी चीजें जिसे पूरा समाज यूज करता है वो सामुदायिक संसाधन कहलाता है। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वो है जो जिसको पूरा देश जिसका प्रयोग करता है, जिसका उपयोग करता है, जिसकी जो है जिसको सभी लाभ उठाते हैं, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। उसमें क्या है? जैसे रेलवे है, रेलवे लाइन है, रेलवे विभाग पूरा है, या हवाई जहाज का जो पहले गवर्नमेंट वाली जो एयरलाइंस थी वो है, या कोई भी चीज है जो है गवर्नमेंट की है, वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। जैसे रेलवे है, बांध है, ये सारी चीजें जो है पूरे देश के काम में आने वाली चीजें हैं, ये राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है? जो समुद्री क्षेत्र होता है, समुद्री क्षेत्र जो होता है 12 से 200 किलोमीटर के क्षेत्र का जो जितना भी क्षेत्र होता है तट के बाद, वो क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। 12 से 200 मील के अंदर का जो क्षेत्र होता है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है संसाधनों का दोहन। मतलब संसाधनों का, ये तो हमने संसाधन के बारे में जाना कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद क्या है? अगला है संसाधनों का अतिक दोहन और समस्याएं। जो संसाधन है हमारे, उनका हमें जो है सही तरीके से प्रयोग
करना चाहिए जो हमारे भविष्य में आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए वो बच सकें। उसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, संसाधनों का अति दोहन नहीं करना है, और उससे होने वाली जो समस्या, अगर हम अति दोहन करेंगे तो उससे आने वाली समस्या क्या होंगी उसके बारे में देखेंगे। अंधाधुंध दोहन से पर्यावरणीय असंतुलन, अगर हम जो प्राकृतिक जो संसाधन है हमारे उनका हम बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में उसका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे पर्यावरण असंतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे अगर डीजल है, पेट्रोल है, ये धुएं से चलने वाली जो धुआं उत्पन्न करने वाली जितनी भी चीजें हैं उनका हम अगर बड़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं तो उससे क्या होगा, प्राकृतिक असंतुलन का खतरा बन जाता है। दूसरा है भूमि क्षरण, यानी कि भूमि अगर कट रही है, भूमि का कटाव हो रहा है, भूमि जो है जो उपजाऊ भूमि है उसका क्षरण हो रहा है, तो उससे भी जो है बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। वो जो है जो उपजाऊ भूमि अगर समाप्त हो जाएगी तो फिर फसलों का उत्पादन किस तरीके से होगा। उस अगला है वनों की कटाई। अगर हम जो हमारे वन जो है प्राकृतिक संसाधन है, अगर वनों को हम बड़ी सीमित मात्रा में अगर नहीं उपयोग करेंगे, उनका बड़े स्तर पर काटे जाएंगे तो उसका जो है उससे बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में हो सकती है। जैसे अब क्या हो रहा है वर्तमान समय में क्या हो रहा है, वनों की बहुत तीव्र गति से कटाई की जा रही है आवासीय क्षेत्र बनाने के लिए, या जो है क्या कहते हैं कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए जो वन का क्षेत्र है वो बहुत बड़े स्तर पर काटा जा रहा है और वृक्षारोपण उतनी मात्रा में नहीं किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है जो है हमारी प्रकृति का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है और आने वाले समय में उससे और भी समस्याएं बड़ी उत्पन्न हो सकती है। जल संकट, अगर हम जल का सीमित मात्रा में सही तरह से उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जल हमारे यहाँ जो है पीने योग्य बहुत कम है, जो हमारी पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उसका जो है बहुत 97% जो जल है वो क्या है, वो जो है खारा है, समुद्र का पानी है और वो पीने योग्य नहीं है, ना ही हम उसका सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। अगर हम जल का सही सीमित मात्रा में उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैव विविधता को हानि, जो हमारा इकोसिस्टम है उसको इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अगर हम इनका जो है सीमित मात्रा में उपयोग नहीं करेंगे तो जो हमारा इकोसिस्टम है, जो एक इकोसिस्टम चला आ रहा है पृथ्वी का, जैव विविधता, उससे जो है बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका समाधान क्या है, अगर हम इनका अत्यधिक दोहन कर रहे हैं और इनसे जो समस्या उत्पन्न हो रही है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि हम जो है एक टिकाऊ विकास की ओर बढ़ना। हमें किसकी तरफ बढ़ना है? एक टिकाऊ विकास की तरफ बढ़ना है जो वर्तमान समय में हमारी आवश्यकताओं की पूरी करे और उसका हमारे आने वाले भविष्य पर भी कोई उसका गंभीर प्रभाव नहीं पड़े, और जो है आने वाली पीढ़ियां भी जो है उसकी जरूरतों से प्रभावित ना हो। वो एक टिकाऊ विकास कहलाता है। इसी उसमें गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक लालच को, मतलब किसी एक लालच को नहीं। यानी महात्मा गांधी जी ने कहा था, इसी संसाधनों के बचाव के लिए उन्होंने कहा था कि पृथ्वी, हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है, इतना उसमें इतना वो है उसका वो कि वो जो है सारे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन कोई एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए अगर उसमें उसको हानि पहुंचाता है तो वो उसका आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। संसाधन योजना, अब इसमें क्या है, अत्यधिक दोहन संसाधनों के करने से और समस्या उत्पन्न होने के से जो परेशानी आएगी उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें संसाधन योजना, रिसोर्सेज प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हम संसाधन योजना, रिसोर्सेज प्लानिंग करेंगे तो आने वाले समस्या में संसाधनों का सही तरीके से सीमित मात्रा में उपयोग किया जा सकता है और उससे जो है आने वाले समय में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे क्या करें, क्यों आवश्यक है ये? सीमित साधनों का बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग। जो जितने भी हमारे साधन हैं, जितने भी हमें संसाधन दिए गए हैं, प्रकृति ने हमें जो भी साधन दिए उनका हम बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करें और उससे जो है हम सीमित मात्रा में उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे साधन बचे रहेंगे। जैसे अब हम अगर अब क्या हो रहा है, अगर हर घर में जो है 4-4, 5-5 बाइक्स होती हैं, अगर 5 भाई हैं तो 5 के पास 5 बाइक्स हैं, या फिर 2-2, 3-3 गाड़ियां होती हैं, सब में अलग अलग पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम जो हमारी जो सार्वजनिक वाहन है अगर हम उसका उपयोग करें, पहले सार्वजनिक वाहन का सभी उपयोग करते थे, बसें चलती थी और भी बहुत सारी चीजें चलती थी, जिससे जो है हम जो है एक उसी में सफर करते थे, जिससे जो है जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेस थे वो बच सकते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, सबके पास अलग अलग चीजें हैं, इतनी फास्ट लाइफ हो गई है कि हम जो है अपना व्हीकल, अपना जो संसाधन है वो अलग ही अपना प्रयोग करते हैं।
अगर हम सब सामुदायिक रूप से जो है ऐसी चीजों का उपयोग करें तो हम जो है उससे जो है हमें फायदा हो सकता है। क्षेत्रीय असमानता दूर करना, मतलब क्षेत्र के हिसाब से भी जो संसाधन पाए जाते हैं उसको, उसकी असमानता को अगर दूर किया जाए तो भी संसाधनों का गलत तरीके के उपयोग को कंट्रोल किया जा सकता है। पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी हमें, क्यों आवश्यक है? अगर हम संसाधन प्लानिंग किस लिए जरूरी है? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अगर सुरक्षित नहीं होगा तो पूरी पृथ्वी का भविष्य जो है खतरे में आ जाएगा और जो है हमारी पृथ्वी जो है बहुत ज्यादा परेशानियों की सामना हमारी पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को, मनुष्यों को, जितनी भी वनस्पतियां हैं उन्हें करना पड़ेगा। अभी आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है, कितनी बड़ी बड़ी आपदाएं आई हैं जो है वर्तमान समय में। पहाड़ी क्षेत्र पर क्या देखा आपने, बादल फटे हैं, बहुत ज्यादा बाढ़ आई है। ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक पर्यावरण को हानि पहुंचाने से सारी चीजें हो रही हैं। तो पहाड़ों पर जो लोग जाते हैं वहां पर जो है उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, वहां पर जो है प्रदूषण फैलाते हैं और जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहां पर बड़े बड़े बांध बना रही है, जिससे क्या हो रहा है वहां का सारा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है और वहां पर जो है बादल फटने की समस्या, बाढ़ की समस्या ये जो है बहुत ज्यादा बड़ी स्तर पर हो रही है। और ग्लेशियर, वहां पर क्या हुआ, अभी एक जो गाँव था पूरा का पूरा वो बह गया। उसमें क्या हुआ, ऊपर उसके ऊपर एक ग्लेशियर था, वो ग्लेशियर का जो एक क्षेत्र था उसकी एक साइड वाली एक जो साइड थी उसकी वो क्या हुआ, उसमें जो है कोई दिक्कत आई और उसकी जो है साइड पूरी खिसक गई और पानी बहुत बड़ी मात्रा में नीचे आ गया, पूरा गांव जो था वो बह गया। अब उस गांव की जो तस्वीर देखी गई उसमें क्या था कि उन्होंने क्या कर रखा था कि जो वो नदी का क्षेत्र था उस नदी के मुहाने पर ही उन्होंने अपना गांव बसा रखा था। अब आप जो है प्रकृति का जो क्षेत्र है, जो प्रकृति ने अपना क्षेत्र बना रखा है अपने पानी के बहाव के लिए, उसे तुमने बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है जब पानी ऊपर से आएगा तो बहा के ले जाएगा अपने साथ। तो मनुष्य अगर इन चीजों पर ध्यान नहीं देगा, अगर मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति के साथ छेड़खानी करेगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, तो आने वाला जो समय है, आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो जीवन है लोगों का, वो बहुत ही भयावह होने वाला है। इससे भी बड़ी बड़ी समस्या आने वाले समय में पैदा हो सकती हैं। और ये सब कहा जा रहा है, ये सब हम देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है इस चीज को नहीं मानता। अभी हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में अब बड़े स्तर पर क्या हो रहा है, पहले क्या था, हैंडपंप थे, लोग हैंडपंप से पानी भरते थे। अब क्या है, हर घर में समरसेबिल है। अब लोग क्या करते हैं, जब आप निकल जाओ गांव में तो जब लाइट आप जलाएं, अब आप जब निकलेंगे तो लोगों ने क्या कर रखा है, समरसेबिल चला दिया और साफ चल रहा है पानी, नालियों में पानी बह रहा है, साफ पानी बह रहा है नालियों में। भाई अगर नालियों में साफ पानी बहेगा तो पीने का पानी कहाँ बचेगा? जितने भी पुराने हैंडपंप थे, जितने पुराने जो सरकारी पंप थे, उनका जो है उन्होंने अपना पानी छोड़ दिया है और वो जल स्तर नीचे चला गया। लेकिन मनुष्य नहीं सुधर रहा है, उसे इस बात का वो तमीज नहीं हो रहा है कि जो समरसेबिल है आपका, वो समरसेबिल आपकी सहूलियत के हिसाब से है। ये नहीं है कि आपने जो है बटन दबाया, अगर एक गिलास पानी पीना है तो बटन दबाया और आपने जो पानी निकाला एक जग। अब भाई टंकी लगवा लो, उसमें उसको भर लो और उसके बाद जो है अगर पानी आपकी टंकी भर जाती है तो उसको जो है बंद कर दो। लेकिन आप निकल के जाओ, हर आदमी जानता है इस बात को कि आप निकल के जाएंगे तो नालियों में पानी ऐसे बहता है जैसे जो आप ट्यूबवेल की सिंचाई करते हैं, ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं तो जो वो होता है पानी का बरिया जो होता है उसमें पानी बहता है, इस तरीके से पानी बहता है। बड़ा दुख होता है, लेकिन कर क्या सकते हैं, अगर किसी से मना करोगे तो वो लड़ने लगेगा। लोगों में जागरूकता की कमी है, लोग जानते नहीं इस चीज को कि कितनी बड़ी समस्या है। अपने बच्चों के आने वाले कल का जो पानी है उसको तुम समाप्त कर रहे हो, लेकिन लोग समझते नहीं इस बात को, समझेंगे नहीं इस बात को। समझेंगे तब जब आने वाले समय में इस चीज की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। दूसरा क्या है, दूसरा है भारत में संसाधन योजना के चरण, यानी कि हमें जो है जो संसाधन योजना है, रिसोर्सेज प्लानिंग है, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें भारत में संसाधन योजना के चरण बनाने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहला क्या है, संसाधनों की पहचान करना कि संसाधन क्या है और उनका सर्वेक्षण करना, यानी कि हमें संसाधनों की पहचान करनी है और उसका सर्वेक्षण करना है, उसके माध्यम से उसकी जो है सही तरीके से उपयोग उसका संसाधन का किया जा सकता है। अगला है संसाधनों का विकास और योजनाएं। जब हम उसका पहचान कर लेंगे, उसका सर्वेक्षण हो जाएगा तो उसका सही तरीके से विकास किया जा सकता है और उससे संबंधित योजनाएं चलाई जा सकती हैं जिससे लोगों को उसका लाभ मिल सकता है। अगला है उचित तकनीकी संस्थान और कौशल आधारित ढांचा तैयार करना, यानी कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करनी है, अच्छी टेक्नोलॉजी तैयार करनी है जिससे हमारा एक अच्छा ढांचा तैयार हो जाए और उसके हिसाब से ही हम उसका विकास कर सके, उसकी जो है सही तरीके से उसको जो है डेवलप कर सके, उसे जो है अपने उपयोग के लिए, अच्छे उपयोग के लिए उसको जो है तैयार कर सके।
अगला है भारत में संसाधनों का वितरण। भारत में जो संसाधनों का वितरण है वह असमान है, यानी उसका जो भारत में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उनका असमान वितरण है, क्योंकि उसकी वजह क्या है, हमारे देश का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो एक समान नहीं है। हमारे देश में कहीं जो है गर्मी अधिक पाई जाती है, कहीं जो है अगर आप उत्तर में चले जाओगे तो वहां पर ठंड ज्यादा पाई जाती है, और अगर आप जो है दक्षिण में चले जाओगे, साउथ में चले जाओगे, वहां पर जो समुद्र का क्षेत्र है वहां पर नमी ज्यादा पाई जाती है। तो हमारे पूरे देश का, अगर हम राजस्थान की तरफ चले जाएंगे तो वहां पर जो है पूरा बंजर क्षेत्र है। तो पूरे भारत का जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो असमान है, एक समान नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से संसाधनों का वितरण हुआ है। तो उसमें क्या है, जैसे अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो भौगोलिक विविधता है, जलवायु और स्थलाकृति में अंतर, ये जो है तीन वजह है असमान वितरण के। नंबर भौगोलिक विविधता बताई मैंने, जलवायु और जो भौगोलिक परिस्थितियां वो अलग अलग है, जलवायु अलग अलग पाई जाती है, और जो भारत की स्थलाकृति है वो अलग अलग है। कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पर जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है, कहीं पर जो है समुद्र तट का क्षेत्र है, कहीं पर पठार है, तो कहीं पर बहुत बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, और कहीं पर बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर पाया जाता है, कहीं मैदानी क्षेत्र है। तो ये सारा जो है क्या भौगोलिक पर जो परिस्थिति है वो असमान है, इस कारण जो है क्या है, हमारा जो है असमान वितरण है। जैसे अगर हम बात करें झारखंड छत्तीसगढ़ में, तो उस क्षेत्र में क्या है, जो झारखंड छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वहां पर खनिज संसाधन जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कोयला अधिक पाया जाता है वहां पर झारखंड छत्तीसगढ़ में। और राजस्थान में क्या है, राजस्थान में सूर्य ऊर्जा और पवन ऊर्जा का एक अच्छा क्षेत्र है, वहां पर जो है सूर्य ऊर्जा, क्योंकि जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, रेत पर पड़ती है, तो उससे जो है बहुत तीव्र गति से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वहां पर सौर ऊर्जा अच्छे से जो हम जो डेवलप कर सकते हैं। पवन ऊर्जा जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है या राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें पवन ऊर्जा को भी डेवलप किया जा सकता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जो है नदियां जो है, बहुत सारी नदियां हमारे क्षेत्र, हमारे देश में जो नदियां आ रही हैं वो वहां पर बड़े बड़े डैम बनाकर जल विद्युत हम जो है उत्पादन वहां पर कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या है, कृषि योग्य भूमि है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर नदियों से लाई हुई, जो हिमालय पर्वत से जो नदियां नीचे आ रही हैं वो अपने साथ जो है बहुत सारी मृदा, उपजाऊ मृदा लेकर आती हैं और एक अच्छे मैदान का, उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं, जो उससे जो है हमारी जो है जितना भी क्षेत्र है वो कृषि योग्य भूमि के लिए बहुत ही उत्तम है। इसलिए जो उत्तर प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर कृषि को अधिक प्रधान वो दी जाती है और कृषि के लिए बहुत ही योग्य है। भूमि उपयोग, भारत में जो भूमि का उपयोग करने के तरीके जो है अलग अलग है। पूरे देश में जो अलग अलग तरीके से भूमि का उपयोग किया जाता है। कहीं पर कृषि के लिए किया जाता है, कहीं पर जो है वन क्षेत्र के लिए, कहीं पर आवास और उद्योग के लिए भूमि का प्रयोग किया जाता है, कहीं बंजर क्षेत्र पड़ा हुआ है, और कहीं पर जो है चारागाह, यानी कि जो है पशुओं को चराने के लिए जो है चारागाह का भी के लिए भी भूमि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारण, उसको उपयोग को प्रभावित करने वाले कारण क्या है, जनसंख्या है, तकनीकी विकास है, पारंपरिक प्रथाएं हैं, प्राकृतिक विशेषताएं हैं। यानी कि जनसंख्या हमारे देश में बहुत ज्यादा पाई जाती है, 140 करोड़ जनसंख्या है लगभग हमारे देश की, जो बहुत बड़ी जनसंख्या है। तकनीकी विकास, अभी हमारे यहाँ जो है तकनीकी विकास की थोड़ी कमी है, जो हम जो है सही तरीके से अपनी भूमि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और पारंपरिक प्रथाएं चली आ रही है पुरानी, जिसकी वजह से भी जो है उन प्रथाओं के आधार पर हम जो है अपनी जो जमीन है भूमि का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। और अलग अलग प्राकृतिक विशेषता है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पठार है, कहीं पर बंजर भूमि पड़ी है, कहीं पर जो है और भी समस्याएं हैं, जो है जिस तरीके से प्राकृतिक विशेषताओं की वजह से कृषि का उपयोग करने में दिक्कत आती है। अगला है भूक्षरण। भूक्षरण जो है पृथ्वी का जो भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है, उसके कटाव को रोकने के लिए क्या वजह आ रही है, उसको कटाव होने की वजह से क्या दिक्कत आ रही है, क्यों हो रहा है कटाव उसका। जैसे वनों की कटाई, अगर बहुत ज्यादा वन कटेंगे तो उससे क्या होगा, भूक्षरण की समस्या बढ़ जाएगी। दूसरा है अति चराई, अगर हम जानवरों से जो है, अगर जानवरों के लिए अधिक चराई के क्षेत्र में जो है भूमि का उपयोग करेंगे, चारागाह ज्यादा बनाएंगे, तो उससे भी हमारी भूक्षरण की समस्या पैदा होगी। खनन की गतिविधियां होती है, जिस क्षेत्र में खनन की गतिविधियां होती है वहां पर भूक्षरण की समस्या ज्यादा होती है। आपने देखा होगा नदी का जो तटीय क्षेत्र होता है वहां पर अगर खनन हो रहा है तो वो जो है लोग मिट्टी को काटते रहते हैं, तो वहां पर जो है भूक्षरण की समस्या ज्यादा होती है। अधिक सिंचाई, अगर आप अधिक सिंचाई करेंगे तो उससे भी जो है भूक्षरण की समस्या पैदा होगी।
अगर इस भूक्षरण को हमें जो है इससे जो है आपको सही करना है, इसको सही तरीके से, इसको जो अगर भूमि कटाव नहीं हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वृक्षारोपण करना पड़ेगा। जहां पर वृक्ष होते हैं वहां पर भूक्षरण नहीं होता है। और सीमांत खेती में सुधार करना पड़ेगा। और टेरेस खेती होती है, टेरेस खेती के माध्यम से हमें जो है क्या करना पड़ेगा, हमें जो है भूक्षरण की समस्या को रोकना पड़ेगा। टिकाऊ विकास, हमें जो है इन सारे संसाधनों के लिए क्या करना पड़ेगा, एक टिकाऊ विकास करना पड़ेगा। ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन उसका जो है आने वाले भविष्य में जो पीढ़ियां आएंगी, जो हमारे बाद जो पीढ़ियां आएंगी, उन पर भी कोई प्रभाव न पड़े। ऐसा हमें टिकाऊ विकास इन प्राकृतिक संसाधनों का करना पड़ेगा। यही इसका एकमात्र जो है समाधान है। अगर हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो है एक टिकाऊ विकास करना पड़ेगा। एक ऐसे रिसोर्सेज हमें ढूंढने पड़ेंगे जिससे जो है हमारे संसाधनों को बचाया जा सके आने वाली पीढ़ियों के लिए, और उन संसाधनों का सही तरीके से तकनीकी प्रयोग करके, सही तरीके से विकास करके हम जो है अपने देश को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, अपने देश का जो है देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। हम अपने देश को विकसित राष्ट्र तभी बना सकते हैं जब हम जो हमारी नवीकरणीय संसाधन है, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, उस पर हमें डेवलप होना पड़ेगा, उसकी तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। हम जो है अनवीकरणीय संसाधनों को हमें छोड़ना पड़ेगा। जो संसाधन समाप्त होने के कगार पर है उन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा, उनके ऊपर हम डिपेंड जो है उन्हें हमें जो धीरे धीरे डिपेंड कम होना पड़ेगा, और जो नवीकरणीय संसाधन है उनकी तरफ हमें अग्रणी विकास करना पड़ेगा। तकनीक के माध्यम से उनमें नए नए प्रयोग करने पड़ेंगे और उस एनर्जी की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, जिससे जो है हमें जो है आने वाले समय में हमें जो है कोई समस्या ना आए, हमारी पीढ़ियों को उसका नुकसान ना उठाना पड़े। जल संरक्षण पर भी हमें काम करना पड़ेगा, पर्यावरण संरक्षण पर भी हमें काम करना पड़ेगा, भूमि संरक्षण पर भी हमें काम करना पड़ेगा, और इन सभी संसाधनों को हमें जो है बचाना है, तभी हम अपने देश का विकास सही तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।